सुप्रभात बच्चों, मैं तनुजा सिन्हा द पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल से हम सभी संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने हाफ ईयरली की पुनरावृत्ति करना शुरू कर दिया है। आशा करती हूँ आप सभी मेरे साथ पुनरावृत्ति कर रहे होंगे और अपने अर्धवार्षिक की परीक्षा यानी हाफ ईयरली परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयारी कर रहे होंगे, जिसे हम धीरे धीरे अच्छे से सीखेंगे और हाफ ईयरली के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। हमने इसके पहले वाले कक्षा में पढ़ा था, हमारा हाफ ईयरली का जो पोर्शन है यानी पाठ 1 से 7 तक के बीच से आएगा। पाठ 1 से 7 तक के लिए हमने जो मुख्य परिभाषाएं हैं और मुख्य बातों को हमने पिछले कक्षा में सीखा था। वो हमारा पहला प्रश्न हो गया, जो हमारा मुख्य परिभाषा है यानी कि किसको हम लोग क्या कहते हैं, कितने वचन है, कितने पुरुष है, इस प्रकार से और किसके साथ हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, मुख्य बातों को जाना था। आज हम उससे आगे यानी दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और दूसरा प्रश्न हमारा है वन वियोजनम या संयोजनम, यानी वन वियोजन या संयोजन, वन वियोजनम कुरु या अथवा वन संयोजनम कुरु। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वन संयोजन और वन वियोजन हम कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से नियम हैं और उसको हम लोग सही तरीका से कैसे सीख सकते हैं। तो इसके लिए आज हम लोग उसके सभी नियमों को पहले देखेंगे कि वन वियोजन क्या है, उसका नियम क्या है, वन संयोजन क्या है और उनके नियम क्या है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं अपने पहला कि वन क्या है, तभी तो हम उससे संबंधित वियोजन या संयोजन करेंगे। तो वन हमारा क्या है, वन किसे कहते हैं? वन भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसे हम और अधिक टुकड़े या खंड नहीं कर सकते, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वन कहा जाता है। संस्कृत में कुल कितने वर्ण हैं? संस्कृत में कुल 46 यानी 46 वर्ण है और इन 46 वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इन सभी 46 यानी 46 वर्णों को हम दो भागों में रखे हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण वे वर्ण है जिसे उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजन वर्ण वे वर्ण है जिन्हें उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर वर्ण कौन कौन हो गए? स्वर वर्ण है जो स्वतंत्र वर्ण है, अ, आ, ई, उ, री, ड़ी, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 13 स्वर वर्ण है, संस्कृत के स्वर वर्ण है। हिंदी में ड़ी और री नहीं है, हिंदी में 11 स्वर वर्ण है और संस्कृत में 13। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित की जाती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, ह। ये 33 व्यंजन वर्ण है। और इसके अलावा हमने पढ़ा अंग, अह, ये जो 2 वर्ण है इसे हम अयोग वाक्य कहते हैं, जिसे हम वर्णों के अंतर्गत नहीं रखते हैं क्योंकि इसका केवल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग के रूप में। अब हमारे पास है अक्ष, त्र, ज्ञ, इस तरह के वर्ण। तो अक्ष, त्र, ज्ञ जिन वर्णों में 2 व्यंजन वर्ण रहते हैं, यानी स्वर रहित 2 व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण किया जाता है। यानी अक्षा में क प्लस स है, त्र में त प्लस र है, ज्ञ में ज प्लस य है। इस प्रकार से अनेक वर्ण हैं जिसमें 2 व्यंजन वर्ण एक साथ रहते हैं। तो संयुक्त वर्णों को भी हमें याद रखना है क्योंकि जब हम वन वियोजन करेंगे या संयोजन करेंगे तो उसकी आवश्यकता होगी। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, यानी आज के शीर्षक पर, वन वियोजन या और संयोजन। वन वियोजन किसे कहते हैं, वन संयोजन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम आते हैं वन वियोजन या विच्छेदम। तो वियोजन या विच्छेद, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें हमें वर्णों को तोड़ना है, वर्णों को अलग करना है। वर्णों को अलग करने का मतलब है किसी भी शब्द से सभी वर्णों को अलग कर देना, सभी वर्णों को
निकाल देना, जिसके अनुरूप हमारा जितना भी व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण है, सभी को अलग करना। व्यंजन वर्णों से स्वर वर्णों की जिसमें मात्रा लगी होती है उसके आधार पर स्वर वर्ण को भी अलग करना है। यदि संयुक्त व्यंजन वर्ण है तो उसे भी तोड़ देना है, उसका भी प्रत्येक वर्ण को अलग करना है। और इसका सबसे मूल रूप है कि जितने भी व्यंजन वर्ण आएंगे वर्ण वियोजन में, उसमें हम हलंत का प्रयोग करेंगे। और जितने भी स्वर वर्ण हैं वो तो स्वतंत्र वर्ण है, उसे हम उसी प्रकार से लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास वर्ण विच्छेद का परिभाषा दिया हुआ है, किसी भी शब्द के वर्णों यानी स्वर व व्यंजनों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे पत्र का शब्द दिया हुआ है, पत्र में हमारे पास है प यानी प प्लस अ, और त्र में है त प्लस र प्लस अ। इस प्रकार से पत्र को तोड़ा गया है। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसा पहला दिया हुआ है, व्यंजन के मूल रूप में हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत कहाँ लगता है? हलंत का प्रयोग हमारा व्यंजन वर्ण में होता है। सभी व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं। जब हम वर्ण वियोजन करेंगे तो इसमें जितने भी व्यंजन वर्ण आएंगे प्रत्येक में हम हलंत का प्रयोग करेंगे। यदि हम हलंत नहीं लगाते हैं तो वो हमारा वर्ण वियोजन गलत है। मात्राओं का मूल स्वर लिखे जाते हैं। जिसका भी जो भी मात्रा लगा हुआ है, व्यंजन वर्ण में हम स्वर की मात्रा को जोड़ते हैं, तो जिन स्वर वर्णों का जो भी मात्रा जुटा हुआ है उसको जब हम वियोजित करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो उसके जगह पर मात्रा के स्थान पर स्वर वर्ण का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त व्यंजन में आने वाले व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे ज्ञ में यदि ज प्लस य है तो हम आज्ञा में आ प्लस ज प्लस य प्लस आ, इस तरह से तोड़ेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं, कुछ उदाहरण है हमारे पास। पहला है पत्रम। सबसे पहले हम आते हैं प एक व्यंजन वर्ण है। यदि हमारा व्यंजन वर्ण है तो प में हलंत लगेगा और इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, और कोई मात्रा यदि नहीं है और हलंत भी व्यंजन वर्ण में नहीं है, इसका अर्थ है कि उसके साथ अ जुड़ा हुआ है, यानी प प्लस अ। अब हम आते हैं त्र में हमारे पास है, त्र एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है। तो त्र में हमारे पास उच्चारण के आधार पर हमारे पास कौन कौन सा वर्ण निकल रहे हैं? त प्लस र, यानी कि हमारे पास है यहाँ पर त प्लस र प्लस, क्योंकि यहाँ हलंत नहीं है अर्थात इसमें भी अ छुपा हुआ है। और फिर म हलंत है। म हलंत एक स्वर्ण ही व्यंजन वर्ण है, तो उसे हम उसी प्रकार से लिखेंगे, अर्थात प प्लस अ प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म हलंत बना हमारा पत्रम। अब हम आते हैं आज्ञा। आज्ञा में हमारा सबसे पहले कौन सा वर्ण है बच्चों? आज्ञा में सर्वप्रथम है आ एक स्वर वर्ण है, तो आ एक स्वतंत्र वर्ण है। तो आ को आ सिंपल रूप में इसी प्रकार लिखेंगे। अब हम आते हैं ज्ञ पर। तो ज्ञ में बनता है ज प्लस ञ प्लस आ की मात्रा है, यानी आ एक स्वर वर्ण निकल जाएगा, तो आज्ञा बना आ प्लस ज प्लस ञ प्लस आ। अब हम आते हैं चलती। चलती एक धातु रूप है। च में अ है, च। ल फिर सिंपल है, यानी ल हलंत प्लस अ हो गया। त में कौन सी की मात्रा है? छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, यानी कि हम छोटी ई को इस प्रकार से लिखते हैं। तो वर्ण वियोजन हो गया च अ ल अ त ई। ताम का अर्थ है तो बेसर स्त्रीलिंग हमने पढ़ा है ना। ताम हमारा सबसे पहला व्यंजन वर्ण है त। अब हमारे पास आ की मात्रा है, आ लिख देंगे, और यदि विसर्ग है तो हम विसर्ग का चिन्ह दे देंगे। विसर्ग के स्थान पर हम लोग प्लस विसर्ग का भी चिन्ह लगा सकते हैं। राजन। राजन में कौन कौन सा वर्ण हो गया? र प्लस आ, ज हलंत प्लस अ, क्योंकि यहाँ पर और कोई वर्ण नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, और न हलंत है, और न के बाद हलंत लगा हुआ है, तो क्या इसके बाद कुछ अ आई कुछ आएगा? नहीं आएगा। यानी जहाँ पर हमारा हलंत लगा हुआ है उसे हम सेम टू सेम लिख देते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी शब्दों को अलग करते हैं, यानी कि शब्दों से प्रत्येक वर्ण को अलग करते हैं, वो हमारा वर्ण वियोजन है। यानी वर्ण वियोजन मुझे लगता है आप सभी ने समझ लिया होगा। और वर्ण वियोजन जब भी कीजिएगा तो ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यंजन में हलंत होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ण को अलग करना है। प्रत्येक वर्ण यानी संयुक्त वर्ण है तो भी अलग होगा, किसी में मात्रा आदि नहीं है तो भी हमें अलग से लिखना है। तो ध्यान रखना है कि हमें कैसे वर्णों को अलग करना है। अब हम आते हैं, हमारा दूसरा शीर्षक है वर्ण संयोजनम। ठीक वर्ण विच्छेद का ठीक विलोम हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे शीर्षक यानी वर्ण संयोजनम पर। वर्ण संयोजनम जैसा कि नाम से ही
हमें पता चल रहा है कि इसमें करना क्या है। संयोजनम, संयोज का अर्थ है संयोग, जो बोलते हैं संयोग अर्थात योग करना यानी कि जोड़ना, यानी कि इसमें हमें वर्णों को जोड़ना है। जो अभी तक हमने पढ़ा वर्ण विच्छेद में कि वर्णों को हमें क्या करना था, शब्द से अलग करना था, तोड़ना था। अब हम उसके ठीक विपरीत यानी उल्टा में आते हैं और वर्णों को एक करना, वर्णों को एकत्र करना, वर्णों को जोड़कर शब्द का निर्माण करना वर्ण संयोजनम कहलाता है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं परिभाषा के आधार पर, वर्णों अर्थात स्वर और व्यंजन वर्णों को आपस में मिलाने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, वर्ण संयोजन कही जाती है। वर्ण संयोजन का अर्थ हो गया वर्णों को जोड़ना, वर्णों को जोड़कर शब्द का निर्माण करना। और शब्द का निर्माण कैसे होगा बच्चों, जब हम वर्णों को ऐड तो करेंगे, जोड़ेंगे तो जरूर, लेकिन उसका कुछ न कुछ विशेष अर्थ होना चाहिए, तभी तो वो हमारा शब्द बनेगा। तो बस इसका भी नियम वही है जो वर्ण वियोजन का है, बस उसे हमें दूसरे तरह से देखना है। जैसे कि इसमें प्रत्येक व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण और स्वर वर्णों को मिलाना है, और जहाँ पर व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण मिलेगा उसमें क्या करना है, उसमें स्वर वर्ण यदि अ है तो हलंत हट जाएगा व्यंजन वर्ण से, और अ के अलावा यदि कोई भी स्वर वर्ण है तो उसकी मात्रा को हम जोड़ देंगे, मात्रा को जोड़कर शब्दों का निर्माण करेंगे। यानी व्यंजन वर्णों में स्वर वर्ण को जोड़ देना है। प्रत्येक वर्ण को देखना है कि संयुक्त वर्ण है तो उसे हमें क्या करना, संयुक्त वर्ण में कम से कम 2 व्यंजन वर्ण रहेंगे, तो वो 2 व्यंजन वर्ण मिलकर क्या वर्ण, नया वर्ण बनते हैं, तो उसे हमें उसी प्रकार से लिखना है। जैसे हमारे पास कुछ शब्द यहाँ पर है, कुछ उदाहरण है, शब्द नहीं बोलूंगी, शब्द का निर्माण तो हम कर ही रहे। जैसे प हलंत है, तो प हम यहाँ लिखेंगे एक व्यंजन वर्ण है, हलंत लगा हुआ है, और हमें कौन सा स्वर जोड़ देना है, यदि व्यंजन वर्ण के जस्ट बगल में स्वर वर्ण है तो उस स्वर वर्ण के मात्रा को हमें जोड़ देना है। यदि अ है तो केवल हलंत हटा देना है, और अ के अलावा यदि कोई भी दूसरा स्वर वर्ण है उसकी मात्रा को देना है। प्रत्येक स्वर वर्ण की एक मात्रा है, अ को छोड़कर, आप सभी कोई जानते हो ना। जैसे कि हमारे पास अ के लिए कोई वर्ण नहीं है, लेकिन आ के लिए इस प्रकार से हम मात्रा प्रयोग करते हैं, छोटी ई के लिए इस प्रकार से, बड़ी ई के लिए इस प्रकार से, छोटा ऊ के लिए इस प्रकार, बड़ा ऊ अ आ ई उ री का मात्रा ये है। उसके बाद जो इस प्रकार से एक री है जो संस्कृत का एक वर्ण है, री का कोई भी मात्रा नहीं है, री के लिए कोई भी मात्रा नहीं है। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, अ आ ई उ री ए के लिए हम लोग ऊपर में 1 डालेंगे, ए के लिए ऊपर में 2 डालेंगे, ओ के लिए 1 नीचे लकीर और इस प्रकार से, और अ के लिए इस प्रकार से। मतलब ये हमारा हो गया स्वर वर्ण का मात्राएं, स्वर वर्ण की मात्राएं। यदि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण है तो उसी मात्रा को हमें जोड़ना है। यदि अ है तो हलंत हटाकर कुछ ऐड नहीं होगा, लेकिन अ के अलावा यदि कोई वर्ण है तो उसकी मात्रा को जोड़ेंगे। जैसे प में छोटा हुआ, छोटा हुआ हमारे पास है ये वाला, यानी प में हम इसको ऐसे जोड़ देंगे। अब हमारे पास त हलंत है, र हलंत है, तो त के बाद हमारे पास र है, तो हमारा क्या शब्द बना, ये संयुक्त वर्ण बना त्र, पुत्र। अब त्र तो हमारा बना, लेकिन इसमें भी हलंत है, क्योंकि ता हलंत प्लस र हलंत इक्वल टू हो गया त्र हलंत। अब त्र में हलंत है, अ जोड़ेंगे तो हलंत हटेगा, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, और विसर्ग को यहाँ लिख देंगे, यानी पुत्र, पुत्र शब्द का निर्माण हुआ, पुत्र का अर्थ है बेटा यानी पुत्र। अब हम आते हैं दूसरा, यहाँ पर हमारा पहला ही वर्ण है जो स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण तो स्वतंत्र वर्ण है, वो हमें किसी में जोड़ना नहीं है, तो बस स्वर वर्ण को हमें यहाँ लिख देना है। यानी ऊ बना, द हलंत प्लस अ है, द अ का तो हमारे पास कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे उसके हलंत को हटा देंगे, यानी हमारे पास द पूरा बन गया। फिर र हलंत प्लस अ है, पूरा र बन गया। म हलंत है, यानी कि म के बाद कोई स्वर वर्ण नहीं है, तो हम इसी प्रकार से म हलंत लिखेंगे। यदि व्यंजन वर्ण अंतिम वर्ण है तो उसी प्रकार हलंत के द्वारा लिखेंगे, और यदि बीच में कहीं पर व्यंजन वर्ण है जो हमारे संयुक्त वर्ण में आ सकता है, तो उसे हम जो हिंदी में पढ़े होंगे आधा क कैसे लिखते हैं, आधा ख कैसे लिखते हैं, उसी प्रकार से लिखेंगे। यदि बीच का तो शब्द के बीच मध्य में यदि कोई इस प्रकार से वर्ण आता है तो हमारे पास फिर से अ है, यानी अ यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक स्वर वर्ण है। य हलंत प्लस अ, यानी ये य बना,
और म हलंत, यानी म को हलंत के द्वारा लिखेंगे। अयम का अर्थ है यह एक सर्वनाम शब्द है। प में अ जोड़े, यानी इसमें से भी हलंत हटेगा क्योंकि प हलंत प्लस अ है। त हलंत प्लस अ है, यानी फिर से त लिखेंगे। फिर है त हलंत प्लस अ, यानी फिर से त हो गया। और अंतिम में विसर्ग पतता का अर्थ हो गया दो गिरते हैं। और यदि हम उसका संयोजन कर रहे हैं और यहाँ विसर्ग दिया हुआ है और हम यहाँ विसर्ग यदि नहीं लगाते हैं, यदि हम वहाँ विसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये हमारा शब्द देखो, ये शब्द देखो इस प्रकार से बनेगा प त त। तो क्या ये शब्द सही है? ये शब्द गलत है। अभी हम लोग धातु रूप में इसको पढ़े हैं ना, यहाँ पर होगा पतता, तब हमारा उसका कोई अर्थ मिलेगा। पतता का अर्थ हो गया दो गिरते हैं। स में अ जोड़ेंगे, त में बड़ी ई जोड़ेंगे। स में अ जोड़े तो पूरा सा बना, त में बड़ी ई जोड़े तो त में बड़ी की मात्रा ये है। इस प्रकार से मात्रा जोड़ दे सकती है। इस प्रकार से हम लोग स्वर और व्यंजनों को मिलाकर शब्द का निर्माण करते हैं। आप सभी भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे। कोई भी शब्द लीजिए और उसका वर्ण वियोजन, वर्ण संयोजन कर सकते हैं हम। कोई भी शब्द या कोई भी वर्णों को जोड़कर हम शब्द का भी निर्माण कर सकते हैं। तो इसे आप अभ्यास कीजिए ताकि आपका परीक्षा में गलत ना हो। तो आज हमने फिर से पुनरावृत्ति का दूसरा मुख्य प्रश्न को समझे हैं। अरे हमारा जो वर्ण वियोजन संयोजन आएगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे उसका रूप सीखे हैं। धन्यवाद।